आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब हमें इस चैप्टर में मेनली क्या-क्या दिया गया है पहले वो देख लेते हैं। तो मेनली हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ दिया गया है, फिर दूसरा टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है, फिर थर्ड टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों का डिफरेंस दिया गया है। उसके बाद फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं इंडिकेटर्स के बारे में हमें बताया गया। पहला इंडिकेटर है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा इंडिकेटर ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम और थर्ड इंडिकेटर हमारा क्या पीक्यूएलआई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इंडिकेटर हमें क्या दिया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी कंट्रीज थी सभी कंट्रीज ने अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचा और अपना कंट्री का डेवलपमेंट करने में लगी, अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने में लगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेनली जो प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, इनइक्वालिटीज, ये सब जो प्रॉब्लम थी सभी कंट्रीज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगी। सभी कंट्रीज का ने बना लिया था क्या कि वो अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज है तो क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, और अगर डेवलपिंग कंट्री है तो क्या करेंगे, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे जिससे वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए और वो भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर आगे बढ़े। फिर इसमें फर्स्ट टॉपिक दिया गया का इकोनॉमिक ग्रोथ दिया गया, उसके मीनिंग्स के बारे में समझाएगा और पूरे चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का हम सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल मीनिंग होता है कि एक मतलब लंबे समय में कंटिन्यूअसली हमारे कंट्री का आउटपुट बढ़ता जाना, या आप सिंपल से मीनिंग में समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ना, हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाना, इंपोर्ट कम हो जाना, एक्सपोर्ट बढ़ जाना। ये यहाँ पे हमें बताया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द लॉन्ग रन इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन में मान सकते हैं किसकी, इकोनॉमिक ग्रोथ की एक छोटी सी एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, फिर आगे में बताया गया है इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ कंटीन्यूअस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड द रियल पर कैपिटा इनकम। अब जब हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसमें क्या मेनली कंटीन्यूअस इंक्रीज होता है, किसमें रियल नेशनल इनकम हमेशा बढ़ती जाती है और जो रियल पर कैपिटा इनकम होती है वो भी कंटीन्यूअस बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर अब आप समझ सकते हैं इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इसमें ज्यादातर कौन से चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। किसी भी कंट्री में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जब उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है। क्वांटिटेटिव चेंजेस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आउटपुट में इंक्रीज होना और प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज होना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाना, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ जाना, ग्रॉस नेशनल आउटपुट बढ़ जाना, ये सारी चीजें किसमें कंसीडर की जाती है, क्वांटिटेटिव चेंजेस में कंसीडर की जाती है। फिर आगे हमें इसकी डेफिनेशन दी गई, किसकी डेफिनेशन दी गई, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की दो मेन डेफिनेशन दी गई। पहले डेफिनेशन हमें किसने दी है, प्रोफेसर हेंसन ने दी है, और दूसरी डेफिनेशन दी है साइमन कुजनेट्स ने। ठीक है, पहली डेफिनेशन की ओर हम बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर प्रोफेसर हंसन ने क्या कहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या रिफर करती है, उसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, या हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या हमारे जो क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है। और फिर सेकंड डेफिनेशन हमें दी गई है, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें से जो साइमन कुजनेट्स थे उन्होंने थोड़ा डेफिनेशन को ब्रॉड करके और बताया हुआ है। इसमें सिंपल सा बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अ कैपेसिटी। एक लॉन्ग टर्म में, एक लंबे समय में जो हमारी कंट्री की कैपेसिटी है वो बढ़ जा रही है। कैपेसिटी मींस आप समझ सकते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी टू सप्लाई द डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स। डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स का मतलब है कि अलग अलग तरह के गुड्स सप्लाई करना अपनी कंट्री के लोगों को। और अगर कंट्री के लोगों के लिए इनफ हो जा रहा है तो किसको सप्लाई करना है, जो हमारे कंट्री से बाहर के लोग हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करना, मतलब एक ग्लोबल मार्केट बन जाना। ठीक है, उसके बाद फिर लिमिटेशन भी दी गई किसकी, इकोनॉमिक ग्रोथ की। क्या लिमिटेशंस है, पहली लिमिटेशन दी गई, इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। ये सबसे मेन डेफिनेशन क्या, लिमिटेशन क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस को ही ध्यान में रखते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस को ध्यान में रखते हैं नहीं है। फिर दूसरी लिमिटेशन क्या दी गई, इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा बट इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर रिमेन एज बिफोर।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या किया जाता है, हमेशा किस पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, जैसे कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में। और जो इंस्टीट्यूशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता और वो एज इट इज रहते हैं, भले ही वो कंट्री के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड लिमिटेशन दी गई है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बहुत ही नैरो एंड डिपिक्ट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन दी गई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ द मच यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट से हम किसी सोसाइटी का वेलफेयर नहीं समझ सकते, हम ये नहीं समझ सकते किसी भी सोसाइटी या किसी भी जो हमारे लोग हैं उनका क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है, या उनका साइकोलॉजिकली इंस्टीट्यूशनली क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेनली टोटली किस पे डिपेंड है, क्वालिटेटिव चेंजेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें अगला टॉपिक दिया गया है क्या, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया गया था वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी हमें बताया गया है। अब देखते हैं क्या मीनिंग इसमें दिया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। We need to understand as to what economic development actually means. When the economic of Asia, Africa, and Latin America have become proactive and achieving the economic development. Economic development is a process which is continuous to achieve the economic well-being. बस यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन दी गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्या दी गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअस टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, उसके बाद फिर हमें आगे क्या टर्म दिया गया, हेंस द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज वेरी वाइड मीनिंग व्हिच इंक्लूड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या देखते हैं, सिर्फ क्वांटिटी चेंजेस को कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितने भी हमारे कंट्री में चेंजेस आते हैं, कंट्री के हर एक पार्ट को प्रोग्रेस में लिया जाता है, हर एक फैक्टर को क्या किस में लिया जाता है, ध्यान में रख के ही प्रोग्रेस की ओर बढ़ा जाता है, डेवलपमेंट की ओर आगे जाया जाता है। इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस होने के साथ साथ ही कौन से चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट द क्वांटिटेटिव चेंजेस बट आल्सो अबाउट द क्वालिटेटिव चेंजेस। अब जो हमारे लोगों का वेलफेयर, हमारी कंट्री का वेलफेयर, हमारे सोसाइटी का वेलफेयर, उसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है। जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है उनके बारे में भी ध्यान दिया जाता है, लोगों के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में ही ध्यान दिया जाता है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका प्रॉपर्ली वेलफेयर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इन सारी चीजों के बारे में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाता है। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ। अब फिर यहाँ पे इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट दिया गया, क्या, जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से बहुत डिफरेंट है, बहुत ब्रॉड, डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ को आप क्या समझ सकते हैं, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है तो डेवलपमेंट बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में और क्या क्या दिया गया है। जैसे बताया गया है, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। और ये जो भी पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसको यूज करके एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें बताया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस along with the economic progress, the progress takes place in a society too। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इकोनॉमिक चेंजेस के साथ साथ इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें सोशल चेंजेस भी होते हैं, हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसा दिया नहीं गया, इसलिए हम सीधा किसकी ओर बढ़ते हैं, डेफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें पहली डेफिनेशन दी गई है माइकल डेफिनेशन में बताया गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस का आप सिंपल सा मीनिंग समझ सकते हैं कि हर तरफ इसमें ध्यान दिया जाता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं सभी फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है, क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव चेंजेस भी किए जाते हैं। ठीक है, फिर अगली डेफिनेशन दी गई है जीएम मेयर के साथ। फिर क्या दी गई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच प्रोसेस इन व्हिच देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन
the distribution of income does not further increase in inequalities and there is a continuous rise in the real per capita income of the country for long period of टाइम। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन है, कौन सी पॉपुलेशन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग, जो जो पुअर लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन में राइज नहीं होता, ठीक है। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज, और जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी इंक्रीज नहीं होता। जो इनइक्वलिटीज रहती है हमारी सोसाइटी में धीरे 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 कम होती जाती है और पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें, आप इसको ये वाली जो डेफिनेशन आप इसको एग्जाम में खुद से भी कोई ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मेनली 3 पॉइंट कंसीडर करना है आपको। क्या? सबसे पहले कि जो पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, यानी जो पुअर लोगों की पॉपुलेशन वो नहीं बढ़ती है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। मतलब हमारी कंट्री में गरीब लोग कम होते जाते हैं, पुअर लोग कम होते जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इनइक्वलिटीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज इनइक्वलिटीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसमें इनइक्वलिटीज नहीं आती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं, जो रियल पर कैपिटा इनकम होती है कंट्री के, वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है और उसमें राइज होता रहता है, ठीक है। फिर अगली डेफिनेशन आती है हमारी मैक्लब की। मैक्लब जी ने क्या कहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्रीज द factors of production and create changes in the technique of production due to which per capita income continuously increase and the standard of living continuous rise irrespective of the whether population remain constant or increases, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन में हमें सिंपली बताया गया है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंटिन्यूअसली क्या किसमें इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन में, ठीक। जो हमारी कंट्री का प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। उसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। उसके बाद फिर इसमें सेकंड पॉइंट क्या बताया गया, जब हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन टेक्निक्स में चेंजेस आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाएगा, तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली राइजेस, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का वो भी इन सब चीजों की वजह से कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा और पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट और जो हमारी और इसमें बताया गया एक पॉइंट, वेदर पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीज, अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ भी रही है तब भी ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे और हमारी कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली राइज होता जाएगा। ये कांस्टेंट रहती है तब भी ये फैक्टर हमारा काम करेगा। तो अब एक बार इसको हम सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स में समझ सकते हैं। क्या इकोनॉमिक, ये जो मैक्लब जी ने डेफिनेशन दी है इसमें बताया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे प्रोडक्शन टेक्निक्स है उसमें चेंजेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है और जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों के पास हर चीज एक प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। और जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में राइज आएगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। बाकी बढ़ते कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दी गई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो हमें सबसे पहले पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या दी गई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप देख सकते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब क्या बताया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो जाती है तब तक। और इनिशियली क्या होता है, ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशियली फास्ट होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या दिया गया कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें बहुत सारे क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस का आप सिंपल सा मीनिंग समझ सकते हो, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन टेक्निक है, इन सारी चीजों में क्या हो जाता है, चेंजेस आते हैं, वो सब ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती है, या जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है, हमारी रियल नेशनल इनकम बढ़ती जाती है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है। और क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब हमारी जो सोसाइटी में रेगुलर चेंजेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो भी हमारी सोसाइटी एक ग्रोथ की ओर आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, चेंज इन डिमांड, ठीक है। जो लोगों की डिमांड होती है वो भी चेंज हो जाती है। पहले अगर हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, पहले हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पुअर लोग थे, अब हमारी कंट्री क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, कंटिन्यूअसली डेवलप होती जा रही है,
तो क्या हो जाएगा हमारी कंट्री में, पहले जो लोग थे उनकी पर कैपिटा इनकम कम थे, तो वो किसकी डिमांड करते थे, डिमांड करते या उनकी बेसिक नेसेसिटीज, जिन जिन चीजों की उनकी बेसिक नेसेसिटीज होती थी उन चीजों की डिमांड रहती थी, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोग क्या करेंगे, कंफर्ट और लग्जरियस गुड्स की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो आप चेंज इन डिमांड को सिर्फ आप सिंपल से मीनिंग में क्या समझ सकते हैं, पहले जब हमारी कंट्री डेवलप नहीं थी, अब हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग है। जब हमारी कंट्री डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ती है तो क्या हो जाती है, लोगों की डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं। लोग पहले प्राइमरी गुड्स की डिमांड करते थे, अब कौन से गुड्स की डिमांड करेंगे, लग्जरियस गुड्स की डिमांड करेंगे, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, लेबर बिकम्स मोर डायनेमिक। अब लेबर जो होते हैं हमारी कंट्री को डायनेमिक हो जाते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारी कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होती जाती है उसकी टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता जाता है। जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो भी क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, और हमारी कंट्री का उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेवंथ पॉइंट बताया गया, क्या बताया गया है, आफ्टर द पर्टिकुलर स्टेट डेवलपमेंट बिकम्स द सेल्फ मोटिवेटिंग। और पहले जब इनिशियल टाइम पे जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्या होता है, वो थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सेल्फ मोटिवेटिंग बन जाता है। मतलब फिर कंट्री के में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहता है जब तक हमारी कंट्री फुली डेवलप नहीं हो जाती है, तब तक, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमें क्या दिया गया है, अगला पॉइंट हमें दिया गया लिमिटेशंस के बारे में दिया गया। किसके लिमिटेशंस के बारे में दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिमिटेशंस के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिमिटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन दी गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स द progress of a nation. It shows an economic scenario, but in real sense, it cannot discuss a human development. It cannot become an index of human progress. और फिर बताया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सिर्फ हमारी कंट्री के प्रोग्रेस को दिखाता है, रियल सेंस में किसको, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को शो नहीं करता। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हम किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर नहीं कर सकते। इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस या ह्यूमन प्रोग्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये कभी भी इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस नहीं बन सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दिया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह मेजर नहीं हो सकता, ये बहुत डिफिकल्ट, इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब सेकंड जो लिमिटेशन दी गई है, आप इसमें सेकंड लिमिटेशन से इतना टिक कर से क्या कर सकते हैं, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों, अगर आपको थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ाएं तो आप ये भी सेकंड लाइन पे अंडरलाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स दो चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन अ सोसाइटी, दैट्स व्हाई इट इज अ डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है। फिर अगली थर्ड लिमिटेशन हमें दी गई है, क्या है, व्हेन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इंप्रूव्स। सो दो economic development is taking place in India, there is not much improvement in the standard of living of the people, and therefore we cannot say that economic development means the improvement of standard of living, ठीक है। जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इम्प्रूव्स। जब जनरली क्या होता है, जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो इम्प्रूव होता जाता है। लेकिन आप जैसे इसमें सेकंड लाइन से हमें बताया गया है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन इंडिया एंड टुडे देयर इज नॉट मच इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे कि इसमें एग्जांपल हमारी कंट्री का ही दे दिया गया, क्या दिया गया है कि हमारी कंट्री इंडिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं रहा है, नॉट मच इम्प्रूवमेंट, कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में दिखाई नहीं दे रही है। दैट्स व्हाई इसको इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेजर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको नहीं, हम किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं ये नहीं समझ सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता जाता है कंटिन्यूअसली। ये जैसे इंडिया के बारे में एग्जांपल देके हमें समझाया गया है कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या हमारी कंट्री के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कुछ ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बहुत बहुत धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है। चलिए हमारा नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब
ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में कौन कौन से मेन डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टोटली यहाँ पे हमें 9 डिफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले डिफरेंस के साथ हम शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक ऑकरेंस। आप देख सकते हैं कि हमारी बुक में एक मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है? ये जो यहाँ पे ग्रोथ लिख दिया है और यहाँ पे डेवलपमेंट लिख दिया गया है, जबकि यहाँ पे जो पहला वाला पॉइंट है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा कट करके, अगर आपकी बुक में भी ये मिस्टेक है तो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये उल्टा है, ये यहाँ पे जहाँ पे डेवलपमेंट लिखा गया है वहां पे ग्रोथ आएगा और जहाँ पे ग्रोथ लिखा गया है वहां पे डेवलपमेंट आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ सी डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? डेवलपमेंट। और ये क्या हो जा रहा है? ग्रोथ, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। तो ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? यहाँ पे एक प्रोसेस के रूप में बताया गया है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक ऑकरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे ऑकर होती है। जब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, हमारी कंट्री डेवलप हो जाती है, तो क्या होता है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट दिया गया है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है? क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस ही होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट के बारे में क्या बताया गया? इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज अराइजेस। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें यूटिलाइजेशन और यूटिलाइज्ड रिसोर्स क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा जो रिसोर्स है प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हमारा जो रिसोर्स है उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है? इन इकोनॉमिक ग्रोथ एम्फेसिस इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है? जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एम्फेसिस अराइज होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट दिया गया है द कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कांसेप्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज के रिलेटेड होता है, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट है वो किसके रिलेटेड होता है? ओनली डेवलप्ड कंट्रीज के रिलेटेड होता है। आप ये समझ सकते हैं पहले क्या होता है? किसी भी कंट्री के पहले किसी भी कंट्री के पहले क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंट हो जाता है कोई कंट्री प्रॉपर्ली डेवलप, क्या होना शुरू होगा? उसका इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मेजरमेंट करने में बहुत डिफिकल्ट आते हैं, उसको मेजरमेंट में बहुत डिफिकल्टी आती है, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस ही होते हैं। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस को हम न्यूमेरिक वैल्यू में बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंजेस भी टेक प्लेस होते हैं, तो इसलिए इसको मेजर करने में थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी आती है, ठीक है। फिर 6 पॉइंट दिया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? नैरो है। फिर अगला पॉइंट दिया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम के रिलेटेड है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ओनली किसके रिलेटेड है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम के रिलेटेड है। बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसके रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ किसके रिलेटेड है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद 8 पॉइंट दिया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक स्लो प्रोसेस है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक रैपिड प्रोसेस है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या बताया गया है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है? पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, फिर क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमें दिया इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के कौन कौन से इंडिकेटर्स हमें पता कैसे चलेगा हमारी कंट्री डेवलप हो रही? तो मेनली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 4 इंडिकेटर्स दिए गए। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, उसके बाद क्या दिया गया है? ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, फिर पीक्यूएलआई, फिर एचडीआई। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया है? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। अब ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम से हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है? तो क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, a country is said to have attained economic development if there is a continuous increase in the real national income of the country for a long period of time. ठीक है। अब हम किसी भी कंट्री को कैसे समझ सकते हैं कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है नेशनल इनकम के थ्रू? जब हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है, तो हम क्या कह सकते हैं? उस कंट्री का क्या हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इफ द रेट ऑफ द राइज इन नेशनल इनकम इज हाई, अगर किसी भी कंट्री का रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम हाई है, मतलब नेशनल इनकम जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो क्या होगा? हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी, हम समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है? बहुत तेजी से हो रहा है। अगर रेट ऑफ नेशनल इनकम क्या है? लो है, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी क्या है? लो है। ठीक है। उसके बाद फिर हमें एक टेबुलर एक्सप्रेशन में समझाया गया, जैसे नॉर्वे है, कुछ कंट्रीज का नाम दिया गया है जिसमें क्या बताया गया? उनके एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बताया गया, परसेंटेज में दी गई है। ठीक है। जैसे पहला क्या दिया गया? नॉर्वे। अब नॉर्वे का ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम क्या है? 2.2%। हर साल वो 2% से बढ़ रही है। उसकी जो नेशनल इनकम है हर साल कितने परसेंट से बढ़ी है? 2.2 से बढ़ रही है। फिर अमेरिका के बारे में बताया, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इसकी ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम क्या है? 2.4%, श्रीलंका 4.5%, चाइना 7.3% एंड इंडिया 7.3%। आप देख सकते हैं बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया और चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री इंडिया है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसकी नेशनल इनकम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हमारी कंट्री बहुत स्पीडली क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। ठीक है। आप ये याद कर लीजिएगा, इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, इंडिया के नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट क्या है, ये कभी-कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है। बाकी कंट्रीज का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इंडिया का आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में कौन कौन सी डिफिकल्टी आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, किसी भी कंट्री की करेक्ट नेशनल इनकम निकालने में कौन कौन से डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहली डिफिकल्टी क्या दी गई है? डबल काउंटिंग। फिर दूसरी क्या दी है? प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन। डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जो हमारी जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, आपने अकाउंट से पढ़ा ही होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। जो हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजों पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, उसको भी कैलकुलेट करने में बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड है। अगर पर हमें क्या करना चाहिए? पर्टिकुलर सेम मेथड अगर सभी जगह यूज हो रहा है, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन सबका सिमिलर आएगा, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है कि डेप्रिसिएशन क्या हो सकता है। इलीगल इनकम, बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी बहुत सारी इलीगल इनकम है, वो इलीगल इनकम को क्या करते हैं? शो नहीं करते, टैक्स नहीं भरते प्रॉपर्ली, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। जैसे अगला पॉइंट में क्या दिया गया? टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। ठीक है। बार्टर ट्रांजेक्शन, कुछ लोग क्या करते हैं? बार्टर ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। इलिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन मोर देन द वन ऑक्यूपेशन। ठीक है। और कई बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ कई सारे ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड होते हैं, एक साथ कई सारे काम कर रहे होते हैं। इसलिए इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है? हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। और आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, जो हमारी डिफिकल्टी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी 2 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है। ये सिर्फ पर्टिकुलर ये लिमिटेशन जो दी गई, यही पर्टिकुलर लिमिटेशन, ठीक है। और कभी-कभी 3 मार्क में तीनों ही लिमिटेशन पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, तो ये आप इंपॉर्टेंट करके मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया पॉपुलेशन। By just knowing the national income of a country, the rate of economic development cannot be understood. As the extent of population should also be known. If the growth rate of national income is lesser than the growth rate of a population, then the development is said to be negative. If the rate of the growth rate of a national income is higher than the rate of the growth rate of the population, then the rate of economic development positive. अब यहाँ पे एक बहुत ही important, यहाँ से एक important term दिया गया क्या? If growth rate of national income is lesser than the growth rate of
पॉपुलेशन। अगर हमारी ग्रोथ हमारी कंट्री की नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो अगर हमारी कंट्री के पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज्यादा है, अगर आप मान लीजिए एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर हमारी कंट्री की नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट क्या है, हमारी कंट्री का नेशनल इनकम का 7.2% हम मान सकते हैं, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है 8%, हम क्या कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, नेगेटिव है। जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट रेट है वो क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर हमारी यहीं पे अगर हम देखेंगे हमारी कंट्री का जो हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम ग्रोथ है वो कितनी 7.2% से हर साल बढ़ रही है। लेकिन और हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आप मान लीजिए 2% से बढ़ रही थी। हम क्या कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो क्या पॉजिटिव है, ठीक है। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। डबल से मीनिंग में समझ सकते हैं, अगर नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज्यादा है तो क्या होगी, हमारी डेवलपमेंट पॉजिटिव होगी। अगर नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से कम है तो डेवलपमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अलग अलग कंट्रीज वर्ल्ड में क्या करती है, अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, इसलिए हमें कभी कभी क्या हो जाता है, कैलकुलेशन में डिफरेंसेस आने लगते हैं, कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है ना। पढ़ते इसमें क्या दिया गया है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। और जो इम्पोर्टेंट दो मेथड्स दिए गए, कौन कौन से दो इम्पोर्टेंट मेथड्स दिए गए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने, प्रोडक्शन इनकम and expenditure method. When the country's national income is measured through two different methods, the result instead remaining the same differs. As the different countries adopt the different method of calculating national income, international comparison become difficult. आप सिंपल से इसमें अगर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आपको टॉपिक लिख रहे हैं, कई एग्जामिनेशन में 3 मार्क में आपको पूछा गया, जिसमें आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, एज डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेट नेशनल इनकम, द इंटरनेशनल कंपैरिजन बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। एक ये पॉइंट लिख दीजिएगा और पहला पॉइंट क्या लिख दीजिएगा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ यूज इन कैलकुलेशन नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको ये सारी चीजें डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कभी कभी 2 मार्क में आता है, कभी कभी 3 मार्क में आता है, या कभी कभी इंडिविजुअली क्या कर देते हैं, इंडिविजुअली दे देते हैं और 2 मार्क में क्या क्या डिस्क्राइब किया, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट दिया गया है, क्या दिया, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अभी हमारा डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड दिया गया है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, व्हेन द पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इंक्रीज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटिन्यूअसली, इट कैन बी सेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। अगर हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है कंटिन्यूअसली बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से इंक्रीज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम पर हेड। जो पर कैपिटा इनकम है सिंपल से मीनिंग से समझ सकते हैं, जो हमारी टोटल नेशनल इनकम होती है, ठीक है। टोटल नेशनल इनकम को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी क्या निकल आती है, पर कैपिटा इनकम निकल आती है। तो आप ये समझ सकती है ये एक एवरेज होता है किस चीज का, जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनकी इनकम का एक एवरेज निकलता है। इससे पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर हेड इनकम, मतलब हमारी कंट्री में जितने लोग हैं उनके हिसाब से अगर हमारी कंट्री की इनकम को डिवाइड किया जाए तो कितनी पर कैपिटा इनकम निकल रही है, पर पर्सन की इनकम कितनी हो सकती है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सके, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा रिच लोग भी हैं और बहुत ज्यादा पुअर लोग भी हैं, लेकिन फिर भी इसको एक एवरेज निकालने के लिए यूज किया जाता है। इससे भी हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं कि अगर हमारे पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो हम क्या मान सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप हो रही है। और अगर कंटिन्यूअसली इसकी स्लोअर रेट्स पे होती है तो हम ये समझ सकते हैं हमारी जो कंट्री है वो एकदम स्लो रेट से डेवलप हो रही है। और कंट्री पर कैपिटा इनकम एकदम तेजी से इंक्रीज होती है तो हम सब क्या समझ सकते हैं, हमारी कंट्री जो है बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, ठीक है।
तो फिर हम हमें पर कैपिटा इनकम में बताया गया था, जैसा कि हमने समझा पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, तो वो आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और आप एग्जाम में वो पॉइंट्स रिफर कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा पर कैपिटा इनकम के बारे में, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट लाइन है, can we say the economic development has taken place। फिर सेकेंडली हमें क्या अंडरलाइन करना है, पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जैसा कि मैंने आपको लिख के समझाया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या बताया गया है यहाँ पे, जो अगर हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत तेजी से राइज होती है, तो क्या हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत तेज है या बहुत फास्ट है, हम कह सकते हैं। फिर अगर हमारी कंट्री पर कैपिटा इनकम बहुत स्लो रेट पे बढ़ रही है, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट क्या है, बहुत स्लो है। अगर हमारे पर कैपिटा इनकम क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो स्टैग्नेंट हो गया है या उसमें एक स्टैग्नेशन देखा जा रहा है। अब ये पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है, स्टैग्नेशन, ठीक है। एंड इफ पर कैपिटा इनकम फॉल्स, अगर हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होती चली जाती है, तो क्या होगा, डेवलपमेंट, हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट हो बहुत ही निगेटिव हो रहा है, ठीक है। फिर यही टेबलर एक्सप्रेशन में समझाया गया है, क्या बताया गया है इसमें कि जैसे नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम दी गई, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूएस डॉलर्स में दिया गया, इंडियन रुपीस में दिया गया नहीं। नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम क्या है, 64,992, ठीक है। और इंडिया की क्या है, 5,497 पर कैपिटा इनकम है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप नॉर्वे से इंडिया को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है इसमें पर कैपिटा इनकम में। लेकिन आप ये देख सकते हैं इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री की ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में देखा जा रहा है, तो वो कौन सी कंट्री है, चाइना है। चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी तेजी से ग्रो कर रही है, और चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से अप्रॉक्स आप क्या कह सकते हैं, डबल है। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है आप समझ सकते हैं, इसलिए इंडिया में पॉवर्टी देखी जा सकती है, बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक एवरेज पॉवर्टी देखी जाती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है अभी भी बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप अगर आपको हायर पर कैपिटा इनकम वाले कंट्रीज के बारे में पूछा जाए, जैसे एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में आता है, कौन सी कंट्री है जिसका या जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कौन सी कंट्री की है, तो हम कह सकते हैं नॉर्वे की, ठीक है। ये एमसीक्यू में आता ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमें क्या दिया गया है, लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। ये भी 3 मार्क में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी कभी कभी जनरली आप देखेंगे एक्सरसाइज में भी शायद आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन की पर कैपिटा इनकम की जो लिमिटेशन है उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आप इसको इसमें भी जो जो अंडरलाइन करना हो कर लीजिएगा और इसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ओनली एस्टिमेट्स, एक जो हमारी पर कैपिटा इनकम है सिर्फ उससे हमें एक एस्टिमेट मिलता है कि एवरेज निकलता है कि हमारी कंट्री के लोगों पर कैपिटा इनकम क्या है, ये हो सकती है, लेकिन सभी लोगों की पर कैपिटा इनकम इक्वल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या बताया गया, द ऑफ इनकम कैलकुलेट ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड हेंस वी गेट ऑलमोस्ट करेक्ट डेटा, बट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज नॉट कैलकुलेटेड एवरी ईयर, ठीक है। अब जैसे बताया गया है जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है हर साल कैलकुलेट की जाती है, लेकिन जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है हर 10 इयर्स में, जितना मतलब नेक्स्ट 10 इयर्स में कैलकुलेट की जाती है। इसलिए हमें क्या मिलती है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है वो अप्रोक्सीमेट मिलती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हमें पर कैपिटा इनकम मिलती है क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी तो ग्रो हो रही है, जो नेशनल इनकम है तो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो हमें हर मतलब हर साल पता चल जाता है। लेकिन जो पॉपुलेशन है हर 10 इयर्स में पॉपुलेशन सेंसस काउंट किया जाता है, तो हर 10 इयर्स में लेकिन पॉपुलेशन भी तो ग्रो हो रही होगी, लेकिन हम क्या करते हैं कंटिन्यूअस 10 इयर्स तक क्या करते हैं, एक ही पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो नंबर होता है उसी से नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं और पर कैपिटा इनकम को फाइंड करते रहते हैं। लेकिन नेशनल इनकम के साथ साथ क्या हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इसलिए एक एस्टिमेट मिलता है पर कैपिटा इनकम का, एग्जैक्ट डेटा मिलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दिया, डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम।
जो हमारी नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने में बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, जैसा कि आपने पहले पॉइंट में पढ़ा ही था, उसमें 3 लिमिटेशन दी गई थी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में कि ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में हमें बताया कि ऑलरेडी वी हैव सीन द डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन whether the per capita income should be at the current price or constant price, and their related difficulties make the different to know the real situation। फिर थर्ड पॉइंट दिया गया पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो सिर्फ एक एवरेज शो करती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। ये अगर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो हम ये नहीं कर सकते कि वहाँ के सारे लोग क्या है एकदम डेवलप्ड है प्रॉपरली, ये नहीं कर सकते वहाँ के सारे लोग क्या है रिच, क्योंकि पर कैपिटा इनकम टोटल नेशनल जो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम होती है उसको डिवाइड करके निकाली जाती है। इस हर कंट्री में जितनी भी सब में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी सैलरी कम होती है या मिनिमम होती है, जिससे से वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया क्या गया हमें डिफिकल्टी इन कंपैरिजन, हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी कंट्री से, जैसे कि अब आप फोर्थ पॉइंट में दिया गया, क्या दिया गया है डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उसको दूसरी कंट्रीज के पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करने में बहुत सारी डिफिकल्टी सीन होती है, जैसे हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, तो सब अपनी पर कैपिटा इनकम उनके रिस्पेक्टिव करेंसी में शो करते हैं, जैसे कि तो सारी पर कैपिटा इनकम को क्या कर दिया जाता है यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके फिर ही हम क्या कर पाते हैं उनका कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज की डिफिकल्टी होती है। क्या डिफिकल्टी होती है, अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज अलग 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 करेंसीज में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसेप्टिव इंडिकेटर्स। अब डिसेप्टिव इंडिकेटर कौन कौन से हैं? Per capita income of a country is not actual income that the decision gets. Per capita income as an indicator hides more than the reveal and hence it is not correct indicator। अब उसमें डिसेप्टिव इंडिकेटर्स को कहा गया है, क्यों कहा गया है? जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो हमारी कंट्री की जो सिटीजन है उनकी एक्चुअल इनकम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कंट्री में जिनकी इनकम बहुत कम होती है और वो बहुत पुअर होते हैं। फिर आगे हमें क्या बताया गया है? इम्प्रूवमेंट इन पीक्यूएलआई, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पीक्यूएलआई। अगला हमें इंडिकेटर क्या दिया है? इम्प्रूवमेंट इन पीक्यूएलआई, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पीक्यूएलआई। पीक्यूएलआई का फुल फॉर्म होता है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखा गया है, इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म होता है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है, अब पीक्यूएलआई क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज पीक्यूएलआई ऑफ लाइफ? ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पर्सन कंज्यूम। द स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन रिफर्स टू द कंजम्पशन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब हमारी कंट्री की जो पीक्यूएलआई होती है वो बहुत सारी चीजों पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, जैसे क्या बताया गया है? कंजम्पशन ऑफ फूड, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स कंजम्पशन ऑफ सर्विस एंड सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम बाय अ पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल। आप अगर आपको पूछा जाए कि पीक्यूएलआई की डेफिनेशन, तो आप सिंपल ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या है ये आप डेफिनेशन के तौर पे पीक्यूएलआई की डेफिनेशन थोड़ी लंबी है लेकिन आप समझ सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। फिर हमें बताया गया है कि जो पीक्यूएलआई उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है। तो पीक्यूएलआई में सबसे पहला एस्पेक्ट कौन सा कंसीडर किया जाता है? फूड, फिर हेल्थ, फिर हाउसिंग, फिर एजुकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर एनर्जी, फिर पॉपुलेशन, फिर एवरेज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ड्रेनेज फैसिलिटी। ठीक है, फिर अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एस्पेक्ट्स के बारे में बताइए, पीक्यूएलआई के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो आप इन एस्पेक्ट्स को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, कोई कुछ और पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ डिटर्मिनेंट्स पूछा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? तीनों डिटर्मिनेंट्स के बारे में लिखेंगे। तो आप ये कंफ्यूज में, डिटर्मिनेंट्स और एस्पेक्ट्स दोनों अलग अलग, अगर एस्पेक्ट पूछा जाता है पीक्यूएलआई का, तो ऊपर जो 10 दिए गए थे
इनको आप लिख सकते हैं, इनको ही आप लिखेंगे। और अगर आपको डिटर्मिनेंट्स पूछा जाता है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पीक्यूएलआई, देन आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हमें 3 डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन तीनों का यूज करके हम क्या करते हैं, पीक्यूएलआई को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, लिटरेसी लेवल, किसी कंट्री का लिटरेसी लेवल उसकी डेवलपमेंट को शो करता है। ठीक है, जैसे टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट पॉपुलेशन लिटरेट है, कितने परसेंट पॉपुलेशन इलिटरेट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, फिर हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया, लाइफ किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से उसकी डेवलपमेंट के बारे में पता किया जा सकता है। किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है क्या है, ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं हमारी उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, वहां पे ज्यादा लोग मर रहे हैं या कम एज में उनकी डेथ हो जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी कंट्रीज का डेवलपमेंट नहीं कम हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ अ चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू लिव एट टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब किसी भी अगर कोई भी छोटा सा बच्चा बॉर्न होता है तो कितने सालों तक जीता है, 40 साल, 45 साल, 60 इयर्स, 70 इयर्स, जब तक वो जीता है उसको, उसी को क्या कहा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। तो आप ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए कि कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1 मार्क। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें दिया गया इन्फेंट मोर्टेलिटी ड्यूरिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर और 1 ईयर आप कह सकते हैं ऑफ इन्फेंट हु डाई फॉर 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हमें डेफिनेशन दी गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई भी अगर कोई भी बच्चा बॉर्न हो रहा है तो 1 साल के अंदर जितने ही बच्चे बॉर्न हुए हैं था, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई है, उसको क्या कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें 1000 इनफैक्ट 1000 छोटे छोटे बच्चे बॉर्न हुए हैं, और उन बच्चों में से 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गई है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पीक्यूएलआई का फॉर्मूला दिया गया, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या है, लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब रीजंस फॉर ओनली 3 डिटरमिनेंट्स, अब 3 ही डिटरमिनेंट क्यों इसमें इंक्लूड किए गए, किसमें, इन्फेंट मोर्टेलिटी पीक्यूएलआई में। डिपेंडेबल डेटा, ऑल दिस फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल कंट्रीज, क्योंकि ये जो 3 फैक्टर्स दिए गए हैं, तीनों सभी कंट्रीज के से एक्वायर किए जाते हैं। इन सारी चीजों का डेटा सभी कंट्रीज से एक्वायर किया जा सकता है। ऑल दिस 3 फैक्टर्स डिपिक्ट द रिजल्ट एंड नॉट इफेक्ट। और ये जो तीनों फैक्टर्स है, ये क्या करते हैं, एक रिजल्ट्स के बारे में, किसी भी कंट्री का रिजल्ट पता चल सकता है इन 3 डिटरमिनेंट से कि वो कंट्री डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए भी इनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। फिर all these 3 factors are product based on the hence fulfill the justifiable standard for performance comparison। ठीक है, और ये तीनों से हमें किसी भी कंट्री का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, और कंट्री के किन किन फैक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ, उससे हम इजीली पता कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों को क्या किया गया, डिटरमिनेंट्स बनाया गया है। ठीक है, फिर उन्हीं डिटरमिनेंट्स को फिर से यहाँ पे क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। जैसे कि लिटरेसी लेवल को इसलिए रखा गया क्योंकि किसी भी कंट्री के लिटरेसी लेवल से हम क्या पता कर सकते हैं, उस कंट्री में कितना और इंडिविजुअल कितने लोगों का, कितने लोगों का वेलफेयर हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम क्या पता कर सकते हैं कि वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज कैसे, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है लोगों को, और एनवायरमेंटल सिचुएशन कैसी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी से रेट से क्या पता कर सकते हैं कि वहाँ प्योर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इन्वायरमेंट ऑफ हाउस, स्टेटस ऑफ ह्यूमन एंड रोल ऑफ मदर। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है किसी भी कंट्री। अब इसमें फॉर्मूला के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर आपको पीक्यूएलआई पूछा जाता है तो आप पीक्यूएलआई के पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे, डिटरमिनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इन अगर 5 मार्क में जनरली ये नहीं आता, अगर 5 मार्क में अगर आपको पूछा भी जाएगा तो क्या होगा, पीक्यूएलआई प्लस एसडीआई पूछा जाएगा।
नहीं तो आपको चारों में पूछ लिया जाएगा, चारों का आपको लगभग 5-6 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना होगा। आप ये मान सकते हैं कि अप्रॉक्स 1 and 1.5 पेज में अगर 5 मार्क पूछा जाता है, आपको चारों ही फैक्टर्स को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। कौन कौन से? एसडीआई, पीक्यूएलआई, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है, ये हमें इम्पोर्टेंट दिया गया। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताएं। पीक्यूएलआई के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या दिया गया है, पीक्यूएलआई क्रूशियल टू 100 परफॉर्मेंस आल्सो इंडिकेट्स द कंट्री। पीक्यूएलआई जो होता है, अगर किसी भी कंट्री का पीक्यूएलआई 100 के पास है तो हम क्या कह सकते हैं, उस कंट्री का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। अगर पीक्यूएलआई किसी कंट्री का 0 के आसपास है या 0 है तो क्या कह सकते हैं, उस कंट्री का पीक्यूएलआई, उस कंट्री का डेवलपमेंट, उस कंट्री में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है, उस कंट्री का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। और पीक्यूएलआई हमेशा 0 से 100 के बीच में होता है। पीक्यूएलआई अगर आपसे पूछा जाए पीक्यूएलआई का रेंज क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं 0 से 100। ये एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कई बार, यहाँ पे इसको आप इंपॉर्टेंस दे दीजिएगा। ठीक है, पीक्यूएलआई कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू स्टेट्स विद इन अ कंट्री और टू डिफरेंट कंट्रीज। अब पीक्यूएलआई को हम किसी भी कंट्री के दो पर्टिकुलर स्टेट्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और दो डिफरेंट कंट्रीज को भी के कंपैरिजन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीक्यूएलआई में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो अगर हायर पीक्यूएलआई है तो ये समझ सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हायर है। अगर लोअर पीक्यूएलआई है तो हम ये समझ सकते हैं किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या है, लोअर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में दिया गया है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या दिया गया है, पीक्यूएलआई इंक्लूड फैक्टर्स लाइक लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी which touch the standard of human life। पीक्यूएलआई में क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में देख, पीक्यूएलआई में जो तीनों डिटरमिनेंट्स है उसमें उससे क्या होता है, ह्यूमन लाइफ इंडेक्स पता चलता है, हमें स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ पता चलता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। ठीक है, पीक्यूएलआई जो इंडेक्स है वो पर कैपिटा इनकम से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अगर कंपेयर करते हैं पीक्यूएलआई को पर कैपिटा इनकम से, तो पीक्यूएलआई पर कैपिटा इनकम से एक अच्छा इंडिकेटर है, बेटर देन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया गया है इकोनॉमिक रिसेंट ड्रॉबैक्स। और पीक्यूएलआई ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें ड्रॉबैक्स बहुत कम दिए गए हैं या बहुत कम ड्रॉबैक्स है। उसके बाद फिर पीक्यूएलआई को कंपैरिजन के लिए बनाया गया। अगर किसी भी कंट्री का कंपैरिजन इजीली हम किसी भी कंट्री से, किसी भी कंट्री के पीक्यूएलआई से किसी दूसरी कंट्री को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फिर लिमिटेशन दी गई है, किसकी पीक्यूएलआई की लिमिटेशन दी गई है, क्या क्या लिमिटेशंस है इसमें। पहली लिमिटेशन है इसमें से सिर्फ 3 ही फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद सेकंड लिमिटेशन क्या है, इससे सिर्फ एक एवरेज मिल सकता है, हमें किसी भी कंट्री के एवरेज को ही निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या दिया गया, इफ अ कंट्री प्रेजेंट पीक्यूएलआई इज हाई इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई एज द अगेंस्ट अदर कंट्रीज। अगर किसी भी कंट्री का पीक्यूएलआई हाई है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री बाकी कंट्री से क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, फिर फोर्थ क्या दिया गया, इट इज नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज। और ये इसमें बताया गया जो तीनों डिटरमिनेंट्स को इक्वल वेटेज दिया गया है वो राइट नहीं है। कौन कौन से 3 डिटरमिनेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड एजुकेशन, तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया है, ये सही नहीं है। सभी इंडिकेटर्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो सबको इक्वल वेटेज देना सही नहीं है। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या दिया, ग्रोथ ऑफ इनकम हैज इंपॉर्टेंस ऑफ पीक्यूएलआई एंड इंडेक्स एंड इग्नोरिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। और जो ग्रोथ ऑफ इनकम है ये पीक्यूएलआई में क्या किया जाता है, पीक्यूएलआई में इग्नोर की जाती है। ठीक है, ये जो है इसको इग्नोर करके हम किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते, किसी भी डेवलपमेंट, अगर हमें डेवलपमेंट मेजर करना है तो ग्रोथ ऑफ इनकम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, फिर हमें 6 लिमिटेशन दी गई है, क्या दी गई है, द पीक्यूएलआई ऑफ रिच कंट्रीज राइज एट द स्लोअर रेट बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द पर्टिकुलर लिमिट। अब जैसे जो रिच कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी जो पीक्यूएलआई है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, क्योंकि जो एवरेज लाइफ है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से अबव नहीं जा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर आता है, क्या आता है, एसडीआई। एसडीआई भी पीक्यूएलआई की तरह ही है, इसमें भी कुछ
डिटर्मिनेंट्स लिए गए जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के एसडीआई को मेजर करते हैं। कौन कौन डिटर्मिनेंट है, और जो एसडीआई का मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है एमसीक्यू में मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर क्या है, तो हम एसडीआई लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से, सीधा डिटर्मिनेंट्स की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स को कंसीडर किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें भी थी, किसमें, पीक्यूएलआई में, इसमें भी है। नॉलेज उसमें क्या दिया, लिटरेसी रेट, एजुकेशन उसमें भी था, इसमें भी है। लेकिन इसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह पे क्या कंसीडर किया गया, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जो हम लोग हैं, एवरेज, उनकी एवरेज लाइफ क्या है। अगर किसी भी कंट्री के लोगों का एवरेज लाइफ मोर देन 50 ईयर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका एसडीआई अच्छा है। वहाँ की जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी है, वहाँ के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ के सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है, प्रॉपर्ली अच्छे से चल रहे हैं। अगर लिटरेसी रेट के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, to know the quantum of knowledge of adult literacy in percent calculated, the people in age group of 15 years and above are included. Two aspects are included in this: a number of years of schooling. अगर कोई भी बच्चा 15 साल का है तो उसमें कैसे मेजर करेंगे लिटरेसी रेट को। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग। कोई भी अगर 15 इयर्स का बच्चा है, कोई भी है, तो उसने कितने साल स्कूलिंग की है, और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और एक्सपेक्टेड कितना हमें, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स स्कूलिंग हमारी कंट्री का है, ठीक है। द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ स्कूलिंग इज टेकन डिराइव द वैल्यूज। अब नॉलेज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर कोई 15 इयर्स का बॉय है, गर्ल है, कोई भी है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने होने चाहिए। जनरली नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना, अगर 15 इयर्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स स्कूलिंग क्या होता है, 15 इयर्स होता है। उस 15 इयर्स में से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स स्कूलिंग कितने हैं वो देखा जाता है, उसको माइनस करके हम नॉलेज की वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। 15 इयर्स, कोई बॉय अगर 15 इयर्स का नहीं कैलकुलेट करना, कोई पीपल जो एडल्ट पीपल जो मतलब बड़े हो गए, ग्रोन हो गए, उन्होंने 15 इयर्स ऑफ मिनिमम स्कूलिंग का ईयर कितना दिया गया, 15 दिया गया, तो 15 इयर्स में से उन्होंने कितने साल स्कूलिंग की है उस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। फिर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल सर्विसेज, गुड सैनिटेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड एंड malnourished चिल्ड्रन, ठीक है। ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अब अगर आपको 5 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, एक्सप्लेन एसडीआई। अगर आपको 5 मार्क में एसडीआई के बारे में पूछा जाता है, आपको पूरा ही एसडीआई अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर आपको 5 मार्क में पूछा जाता है कि जैसे कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिससे के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, चार के चारों ये फैक्टर्स को, चार के चारों मेजर्स को क्या करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है एसडीआई के। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एसडीआई इज 1। पीक्यूएलआई की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 100। जीरो से उसकी 0 से 100 के बीच में थी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 100 थी, ठीक है। अब 1 है, और इसकी रेंज क्या है, 0 से 1 के बीच में दी गई है, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री का एसडीआई जो है क्लोजर टू 1 है, तो हम ये कह सकते हैं वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो कम हुआ है, ठीक है। सॉरी, अगर किसी भी कंट्री का एसडीआई क्या है, क्लोजर टू 1 है, तो हम ये कह सकते हैं वो कंट्री प्रॉपर्ली डेवलप्ड या मोर डेवलप्ड है। अगर किसी भी कंट्री का एसडीआई नियर बाई 0 है, तो हम ये कह सकते हैं इक्वल टू 0 है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि किसी भी उस कंट्री का डेवलपमेंट कम हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया 2014 में नॉर्वे को नंबर 1 रैंक किया गया था, क्योंकि उसका एसडीआई कितना है, 9.944, जो कि क्लोजर टू 1 है। उसके बाद इंडिया का क्या था उस 2014 में 0.609। अभी तो चेंज हो गया होगा, ये डेटा 2014 का दिया गया है। और इंडिया उसमें टोटल कंट्रीज में रैंक क्या थी, 130, ठीक है, 130 रैंक थी इंडिया के। और नॉर्वे की क्या थी, 1, और उसका एसडीआई क्या था, 0.944,
ये कभी-कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आ सकता है आपको एमसीक्यू, ठीक है। डेवलपमेंट इंडिकेटर फॉर द सम कंट्रीज इन एसडीआर 2015। अब जब 2015 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया गया था, तब क्या रिजल्ट निकला था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका डेटा टेबल हमें दिया गया है, तो ये डेटा टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या था इस जो ये डेटा टेबल दिया गया, इसके कंक्लूजन क्या निकला था, वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। जस्ट जो नॉर्वे था उसको नंबर 1 रैंक किया गया था, नॉर्वे को नंबर 1 रैंक किया गया था क्योंकि उसका एसडीआई क्या था 0.944 था, और इंडिया को 130th रैंक पे रखा गया था क्योंकि उसका एसडीआई 0.609 था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। SDI is a complete as it is not only the takes economic factors but also includes the social welfare by giving importance to education and health. अब SDI एक complete indicator हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनके साथ से सोशल फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट ये है, एसडीआई इंडिकेट्स द पॉलिसी मेकर्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली टूल बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन वेलफेयर। और फिर कहा जाता है कि जो एसडीआई है वो सिर्फ क्या करता है, पॉलिसी मेकर है। एसडीआई इंडिकेट्स द पॉलिसी मेकर दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट टूल क्या है, अल्टीमेट चीज ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी कंट्री का, किसी भी डेवलपिंग कंट्री का, हमारी कंट्री का नहीं, किसी भी डेवलपिंग कंट्री का ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। फिर ट्रू प्रोग्रेस इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। अब ट्रू प्रोग्रेस का यहाँ पे फॉर्मूला बना के दे दिया गया है, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर एसडीआई इज फंक्शनल, a rise in SDI ranking indicates that the health and education have improved in a country। अगर किसी भी कंट्री का एसडीआई तो बढ़ता है, एसडीआई रैंकिंग उसकी बढ़ जाती है, तो क्या हो रहा है कि उस वहां का हम ये मान सकते हैं वहां की जो हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, वो इम्प्रूव हो गई है। फिर पॉइंट दिया गया है, डेवलपिंग कंट्री गेट एन आइडिया एज देयर वेयर इज स्कोप फॉर डेवलपमेंट एंड द राइज and which is and in which direction should the government work by looking into SDI। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। एसडीआई इज प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच। एसडीआई क्या है, प्रोग्रेसिव इंडिकेटर है उसकी अप्रोच में, ठीक है। उसके बाद एसडीआई की लिमिटेशंस के बारे में बताया गया, ओनली 3 सोशल सेम लिमिटेशन है किसके जैसा, पीक्यूएलआई, इसमें भी सिर्फ 3 फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है और तीनों को फिर से इक्वल वेटेज दिया गया। आप पीक्यूएलआई और एसडीआई में सेम लिमिटेशंस लिख सकते हैं, अगर आप एक याद करते हैं तो दूसरी लिमिटेशन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि लगभग लिमिटेशन जो है सेम ही है दोनों में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, उसमें भी दिया गया था, इसमें भी दिया गया, बस थोड़ी वर्डिंग्स अलग कर दी गई है। उसके बाद अदर देन एसडीआई कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, इसके फुल फॉर्म आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू में या 1 मार्कर में, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन 5 मार्क में आपको आ सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले तो 3 मार्क वाले में से देख लेते हैं। डिस्कस द नेशनल कैपेसिटी इंडिकेटर, आप ये आपको 3 मार्क में इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दे दिया है। ये ऐसा नहीं है कि आएगा ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर 5 मार्क वाले में देख लेते हैं क्या क्या है। 5 मार्क वाले में क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन कंपैरिजन। तो आप कंपैरिजन, अब ये भी कई बार एग्जामिनेशन से पूछा गया, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो लास्ट एक और इसमें दिया गया है, हमें इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। थैंक यू।